आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। उत्तराखंड के चमोली जिले के खानसर कस्बे में हाल ही में एक घटना ने तनाव पैदा कर दिया। यहां स्थानीय कारोबारी ग्रुप ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के तहत लगभग 15 मुस्लिम परिवारों से कहा गया है कि वो 31 दिसंबर 2024 तक कस्बा छोड़ दें। ये देहरादून से 260 किलोमीटर दूर है। चमोली जिला पड़ता है, जहां पर कुछ परिवार जो हैं दशकों से रह रहे हैं। ये प्रस्ताव 16 अक्टूबर को व्यापार मंडल की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसे कहा गया कि ये रोकथाम की कार्रवाई है और इसे रोकथाम की कार्रवाई के तौर पर ही देखा जाए। इनमें से कुछ मुस्लिम परिवार दशकों से खानसर में रह रहे हैं, यानी कि 1-2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, साल नहीं, दशक हो गया है, यानी कि 10 सालों से ज़्यादा वो वहाँ पर रह रहे हैं और उनका इस इलाके से गहरा जुड़ाव है। इन परिवारों का खानसर में पुराना नाता है और वो यहाँ पर कारोबार और दूसरे कामों से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद व्यापार मंडल ने ये फरमान जारी करते हुए उनको कस्बा छोड़ने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर न सिर्फ इन परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो उन्हें अपने घर या दुकानें किराए पर देते हैं। ऐसे मकान मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि बुधवार को खानसर के मैथन बाजार में चेतना रैली निकाली गई थी, जिसके बाद व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। सोशल मीडिया में सामने आए एक वीडियो में जो सामने आया है, उसमें रैली में शामिल लोगों ने कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाए हैं। और उधर चमोली के एसपी सर्वेश पवार ने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। पवार ने यह भी कहा कि हम मामले की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आई और उन्होंने जो है वहां पर एक मार्च निकाला। इस मामले के हाईलाइट होने के बाद पुलिस जागी भी, पैदल मार्च भी निकाला गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? और यूसीसी लागू होने के बावजूद मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है। क्या मुसलमान समान नागरिकता के हकदार नहीं है? इस पर होगी आज की चर्चा और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र भासेन, स्पोक पर्सन बीजेपी उत्तराखंड। नमस्कार सर, आपका इस्तकबाल है। पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, आपका भी इस्तकबाल है। शाहिद अली एडवोकेट जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे। और रज़ा हुसैन रिजवी साहब बतौर सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल है रज़ा हुसैन रिजवी साहब। और सबसे पहले मैं भासीन साहब आपके पास आना चाहूँगा और बड़ा अहम सवाल ये हो जाता है, ठीक है सरकार बहुत सख्त है, अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, बहुत अच्छी बात है। पुलिस भी कह रही है कि हम इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे। पुलिस ने वहाँ पर एक शांति मार्च भी निकाला, लोगों से बात करी और इसमें चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन आपका स्टेट तो एक नज़ीर है लोगों के लिए। उत्तराखंड जो है वो नज़ीर इसलिए है कि आज तक पूरे उत्तराखंड के अलावा किसी भी देश में यूसीसी लागू, मतलब देश के किसी भी राज्य में यूसीसी लागू नहीं किया गया, लेकिन आपके स्टेट ने करके दिखा दिया। अब अगर यूसीसी लागू किया गया है सर, तो क्या आपको नहीं लगता कि समान जो नागरिक है, नागरिकता के जो चीजें हैं वो उनको मिलने चाहिए, हक मिलने चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं जी कि यूसीसी का ड्राफ्ट सामने आया है जी, और अभी इसको लागू करने की तिथि जो है राज्य की जो कैबिनेट है उसको तय करनी है। खैर, आज नहीं तो कल लागू होगा, इसमें दो राय नहीं जी जी। और जहां तक समानाधिकार की बात है तो निश्चित तौर पर संविधान भी हमारा समानाधिकार देता है जी। और जिस प्रकार से पुलिस एसपी ने बात कही है और जिस प्रकार जो है वहां पर मार्च निकाला गया, उससे साफ है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जिन लोगों को धमकी दी गई है उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस जो है अपने आप में सतर्क है और उनको ऐसा जो है वो नहीं करने दिया जाएगा जो व्यवस्था के खिलाफ हो। अब जहां तक सवाल है कि ये बातें पैदा कैसे हो रही हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं आपके संज्ञान में थोड़ा लाना चाहूंगा और आपके माध्यम से सभी दर्शकों के। उत्तराखंड देखिए देवभूमि है और जैसा कि आपने कहा निश्चित तौर पर शांति का इलाका है और यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग हों, दशकों से साथ रह रहे हैं, इंडियन मुसलमान भी हैं, बड़ा भाईचारे का नाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से बाहरी तत्वों ने आकर के यहाँ पर कुछ माहौल बिगाड़ा है। स्थिति ये है कि कई स्थानों पर लव जिहाद की घटनाएं आई, इसी प्रकार से कुछ लैंड जो है कब्जे में किया गया, मजारों के नाम पर सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया। और अब जो ये थूक कांड चल रहा है कि स्थान स्थान पर ये बातें सामने आ रही है कि जो भोजन या खाद्य सामग्री परोसी जा रही है उसमें विशेष समाज के लोग जो हैं थूक डालते हैं। तो इन सब बातों से एक प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो बाहर से लोग आए हैं वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। जो स्थानीय पुराने लोग हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये माहौल बिगड़ रहा है उसके पीछे एक कारण बाहर के लोग हैं, उनके बारे में सरकार सख्ती बरत रही है। देहरादून के अंदर जो है इस प्रकार घटना हुई,
एक लड़की के संग छेड़छाड़ की गई, और जब पहचान के लिए पुलिस ने कार्रवाई करी तो आधे से अधिक लोग भाग गए देहरादून छोड़ करके। ये सब वही लोग हैं, तो यही लोग गड़बड़ करते हैं। तो ऐसे में तो जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जो पुराने रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले उत्तरकाशी में एक घटना हुई थी और उसमें कई परिवार जो है जो डर के मारे, मुस्लिम परिवार वो छोड़ करके चले गए थे, लेकिन प्रशासन ने एक्शन लिया और उनको वापस लाया गया और सुरक्षा के माहौल में उनको दोबारा से अपने स्थानों पर स्थापित किया गया और वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो मूल बिंदु यही है कि जो माहौल बिगाड़ने वाले तत्व हैं वो उत्तराखंड में सक्रिय हैं, जिसको कि उत्तराखंड की शासन या यहाँ की जनता सभी वर्ग मिलकर के स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। तो ये जो कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो ऐसे में चिंता का विषय निश्चित तौर पर बनता है और उसके बारे में जो है मुस्लिम समाज को भी विचार करना होगा कि ऐसे तत्व अगर बहुत सक्रिय हैं तो उनको भी अलग थलग करने में वो सहयोग करें। पवन जी, जैसा कि हम देवेंद्र भासीन साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि नहीं देखिए, ऐसे जो भी तत्व हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कार्रवाई बहुत अच्छी बात है और प्रशासन ने भी उन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि पहले भी इस तरह का मामला हुआ था, लेकिन प्रशासन ने उसको लोगों को वापसी बुलाया और कहा कि भाई आप रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पवन पटेल जी, अगर मान लीजिए हम इसको देखते हैं, हर किसी के पास एक फंडामेंटल राइट है, और राइट है फंडामेंटल ये कि वो अब वहाँ पर रह भी सकता है, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कारोबार कर सकता है और अपने जो धर्म को है वो फॉलो कर सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी और ने इस तरह की हरकतें की हैं, कुछ परिवार हैं जो सालों से रह रहे हैं, दशकों से रहते आ रहे हैं, कुछ लोग आते हैं किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, वो आते हैं और आके एकदम से इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उसके लिए क्या पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराना ठीक है? नहीं, मेरा मतलब यही है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का अपराध का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए या किसी को उत्साहित या हतोत्साहित करने का आधार धर्म नहीं होना चाहिए। सही। जो हमारे संविधान में अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए ये वहां की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर है, किस टाइप का क्या है। अगर हम कहते हैं कि किसी तरह की फेलियर है तो उनकी इंटेलिजेंसी की फेलियर है, वो शासन नहीं चला पा रहे इसकी फेलियर है, बजाय इसके कि हम किसी एक धर्म को वो दे दे। मेरा बस निवेदन इतना है कि सरकार किसी की भी हो, कि कोई भी कौम हो, लेकिन सरकार की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम वहां के लोगों को हक अधिकार दिला सके। अगर इस टाइप की घटनाएं घट रही हैं, कोई उस घटना का जो जिम्मेवार व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे आप अपराधित करिए, उसे आप दंडित करिए तो समझ में आता है। लेकिन किसी अपराध के लिए पर्टिकुलर किसी एक पूरे समाज के लिए दोष देना या समाज के लिए कोई ऐसा निर्णय निकालना, मुझे लगता है कि आज के भारत में बहुत ही बड़ा गलत काम होगा। उससे गलत काम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबका देश है, हमें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। और जो भाईचारा, जिस भाईचारा की मिसाल दी जाती है, तो हम सब की भी कहीं ना कहीं नैतिक या इसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो भाईचारा कायम रहे। अनेकता में एकता, जो हमारा देश, हमारा संविधान, जो पूरा मैसेज पूरे संसार में जो दिया जाता है, जो संचार में पूरे संसार में कहा जाता है, एक कहते हैं जो कहावत, उसका उदाहरण दिया जाता है कि भारत का संविधान से अच्छा कोई संविधान नहीं है, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमें कायम रखनी चाहिए। हम सबको ये मिलकर के प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। रजा हुसैन रिजवी साहब, इस तरह के मामले देखिए, ये उत्तराखंड की बात नहीं है। अगर चलिए ठीक है, उत्तराखंड को हम एक तरह से कह दें अभी, क्योंकि उत्तराखंड का मामला नया है रजा हुसैन रिजवी साहब, तो हम कह सकते हैं। लेकिन हरियाणा में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, झारखंड में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। क्यों ये क्या वाकई एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है, चाहे वो जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको बदनाम करने के लिए, चाहे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए? लेकिन कौन है जो ये पूरे के पूरे सिस्टम को हिला देता है, पूरे सिस्टम के तंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है? रिजवी साहब, रजा हुसैन रिजवी साहब, शायद रजा हुसैन रिजवी साहब नहीं है हमारे साथ में। देवेंद्र भासीन जी, यही सवाल आपसे कि अगर मान लीजिए कि ठीक है, एक तौर पर देखते हैं, आजकल एक मांग उठने लगी है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन क्या अगर चलिए मान ले एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि पूरा मुसलमान पूरे ही हिंदुस्तान से चला गया, एक वक्त के लिए अगर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ से चला गया, तो क्या क्राइम रुक जाएगा? क्या इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं वो रुक जाएंगी? अगर इसकी कोई जिम्मेदारी लेता है तो फिर ठीक है। मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो पूरे मुसलमानों के नाम पे बना, लेकिन क्या पाकिस्तान में क्राइम नहीं है? क्या मुसलमान को नहीं मार रहे हैं वहाँ पे? अगर मान लीजिए इसी तरह की हरकतें हैं, आज जो पहले कभी बहुत नॉर्मल सी घटना हो जाती थी,
मुसलमान मुसलमान में लड़ाई हो रही कोई दिक्कत नहीं, हिंदू हिंदू में लड़ाई हो रही कोई दिक्कत नहीं। अब जब पड़ोसी हैं आपस में लड़ाई हो जाएगी तो उसे पूरा है कि हिंदू मुस्लिम का ताना बाना से जोड़कर देख लिया जाता है। इस तरह का व्यवहार कब तक चलेगा? देखिए, पहली बात तो मैं साफ कर दूं जी कि सरकार जो है अपने आप में संविधान के अनुसार काम कर रही है। सही। और मैंने उत्तरकाशी का जिक्र किया और अभी आपने स्वयं जो है चमोली के मामले का उल्लेख किया, जिसमें कि सरकार की प्रशासन की भूमिका है वो हमारे सामने है। तो जो हमारे भाई बात कर रहे थे संविधान की, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार पूरी तरह से उसके अनुकूल अपना काम कर रही है। जहां तक प्रतिक्रिया का सवाल है, तो देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं निवेदन भी करना चाहूंगा। मेरा कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर थूक डाल रहा है खाने में और उसके धर्म के जो बड़े लोग हैं उसकी निंदा तक नहीं करते, तो एक अपने आप में विषय निकल आता है। इसी प्रकार से सरकार की भूमि पर मजारे बनाकर के अगर कब्जा करेंगे और 400-500 मजारे ऐसी मिलेंगी तो निश्चित तौर पर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से लव जिहाद की घटनाएं होती हैं, बाहर से लड़के आते हैं, हरकत करते हैं और फिर भाग जाते हैं झांसा दे करके, लेकिन समाज का कोई व्यक्ति भी उनकी निंदा भी नहीं करता। ओवैसी साहब बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं कहा कि थूक डालना अपने आप में गलत होगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि लव जिहाद गलत होगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मजार के नाम पर जो है सरकारी भूमि का अतिक्रमण गलत होगा। तो मेरा निवेदन ये है कि देखिए, समाजों का आपस में जो तालमेल है वो परस्पर विश्वास पर होता है। तो उस परस्पर विश्वास को बनाने के लिए जो हमारे बीच के गलत तत्व हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, उन तत्वों को हमें समर्थन नहीं देना चाहिए, उनको अपने से अलग थलग करना चाहिए। हाँ। तो ये थोड़ा सा एक विचार का विषय जो मैंने आपके सामने रखा। बाकी जो वहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन मैं के नागरिक देवेंद्र जी, मैं एक चीज पर जरूर आपकी राय भी लेना चाहूंगा। मैं आपकी बात भी समझने की कोशिश करूंगा, आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ एक मुद्दे का हल निकालने के लिए बैठे, हमें आपस में कोई बहस नहीं करनी है। मान लीजिए श्रीमान, अगर हम देखते हैं कि पहले छुआछूत के मामले होते थे, बहुत सारे मामले सामने आते थे, और अब जो है हमारे हिंदुस्तान ने उसको एक साथ मिलकर ये छुआछूत को खत्म किया, ठीक है। लेकिन क्या वाकई, अभी जैसे ओवैसी साहब कह रहे थे, मैं मतलब उनकी बात को एक सवाल के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, क्या वाकई मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में? देखिए, ओवैसी साहब को मुसलमानों की राजनीति करनी है। तो ये शब्दावली जो प्रयोग वो कर रहे हैं केवल मुसलमानों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। हाँ। और हिंदू धर्म के जो छुआछूत है उसको हिंदू धर्म के सभी लोगों ने नकारा। सही। हर एक जो है उसकी निंदा करी। सही है। समाज की कुरीतियां हमारी हैं हिंदुओं की, उसको बारे में जो सबसे अधिक बोले हैं तो हमारे लोग ही बोले हैं। सती प्रथा किसने बंद किया? हमारे लोगों ने बंद किया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बाल हत्या का मामला था, वो हमारे लोगों ने बंद किया। तो मेरा निवेदन केवल बलि प्रथा को ज्यादातर बंद किया गया ना, बलि प्रथा को। हाँ। उत्तराखंड के अंदर मंदिरों में बलि नहीं होती, कोई एक आध जगह होती होगी, तो रोक दिया गया उसको। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे बीच में कुछ तत्व गलत काम करते हैं तो उनके बारे में भी हमारे लोगों को, जो बड़े लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे सम्मानित धर्म गुरु हो, उनको कहना चाहिए अपने लोगों से, आप ये गलत काम कर रहे हैं और ये हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। तो इससे मेरा कहना यह है कि कानून की बात तो अपने आप में ठीक है, लेकिन समाजों का विश्वास जो है वो कानून से बढ़कर के होता है। जो सालों से रह रहे हैं साथ, आज हमारा देश स्वतंत्र है, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले और शासन थे, तो सब तब से रह रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। लेकिन अब जो घटनाएं पैदा हो रही हैं उसमें निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा एक षड्यंत्र है, और उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने का भी एक प्रयास हो रहा है। जो गणनाएं सामने आ रही हैं, हाँ। बाहरी तत्व कर रहे हैं इसको। मैं बता रहा हूं आपसे कि कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं है, जब बाहर से लोग आ रहे हैं, और आप हैरान होंगे कि जिनकी दिन भर की आमदनी 1000 रुपए नहीं है, वो 3000 रुपए किराया दे रहे हैं। कहां से पैसा आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पीछे से फीडबैक हो रहा है। तो ये सब बातें चिंता पैदा करती हैं प्रदेश के लिए, सरकार के लिए भी, और साथ ही समाज के लिए। लेकिन ऐसे पवन जी, आपसे सवाल है कि जो भी तत्व हैं, चलिए एक वक्त के लिए हम जो है उनकी बात को सही मान लेते हैं, देवेंद्र भासिन साहब की, लेकिन जो भी तत्व हैं, ये अब मान लीजिए कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप जो जिसने भी, ये व्यापारी संगठन है जिसने ये बात कही, और व्यापारी संगठन ने जो है बाकायदा चेतना रैली निकाली, चेतना रैली निकाल के मीटिंग कर दी जाती है, मीटिंग करके बाकायदा तौर पे फरमान जारी कर दिया जाता है। यही काम अगर मान लीजिए कोई मुसलमान वहाँ पे कोई मुसलमान के द्वारा किया गया होता या मुसलमान देश में किया गया होता, तो कहते हैं कि फतवा जारी कर दिया, नई नई चीज़ें इसमें लगा दी जाती हैं। इस तरह के फरमान जारी करना क्या वाकई एक सही है? इसको क्या कहेंगे?
देखिए, इस टाइप का फरमान जारी करने का अधिकार किसी को भी नहीं देना चाहिए, किसी के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पता है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, हाँ। तो आप उस चीज को, उस सिस्टम को इतना फुल प्रूफ करिए ना कि बाहर के लोग ना आ पाए। हाँ। हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि आप, मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जिस टाइप की जो बातें सुनने को आ रही हैं वो उस चीज का कोई रिजल्ट है। हम कहते हैं कि अगर आपको ये चीजें पता है, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस होता है, खुफिया तंत्र होता है सरकार का, जो वो पहले से कुछ ना कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज होती है तो उनकी जानकारी मिल जाती है। तो आप सबसे पहला काम करिए, अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करिए। फिर वहां पे करिए कि जो लोग इस टाइप के लोग अगर हैं उनको कैसे रहने के लिए मिल जाता है। आपके जो बॉर्डर्स हैं उस बॉर्डर्स में किसकी ड्यूटी लगी हुई, वो कोई लेन देन करके अंदर आने देते हैं क्या? तो मेरा निवेदन है कि उस खुफिया तंत्र को, जो इंटेलिजेंस, उसको आपको तंदुरुस्त करना चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पे अंदर कार्रवाई करें। उस चीज को आप मजबूत कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की कार्यवाही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कार्यवाही करनी भी है आपको, तो जिनके लिए प्रूफ है, जिनके लिए एविडेंस मिल चुके हैं, जो इस तरह के काम में लिप्त हैं, उन लोगों के साथ आप कार्यवाही करिए। हम कहते हैं उस कार्यवाही में अगर कोई 10 लोग किसी मोहल्ले के हैं तो पूरे मोहल्ले को हमें बंद नहीं करना चाहिए, पूरे मोहल्ले को हमको निकालने का आदेश नहीं देना चाहिए। ये तानाशाही की सरकार की कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति लगती है। हमारा निवेदन है कि हम एक भाईचारे को कायम रखते हुए, संविधान की इज्जत करते हुए हम उस ढंग से काम करें कि जहां पे फेलियर है उसको हम मजबूत करें। कई सारी चीजें होती है कि उसमें हमको राजनीति नहीं देखना चाहिए, कई सारी चीजें ऐसे होती है उसमें हमको पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए। हम सबको बड़ा मन करते हुए कुछ परेशानियां ऐसी होती कि जिनका निराकरण हम सबको मिलकर के, बजाय किसी को दोषारोपण देके उनका हल निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर नुकसान हो रहा तो हमारे देश का नुकसान हो रहा, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा तो हमारे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं अगर बात जा रही है, देश के बाहर बात जा रही है, तो भी हमारे देश की बदनामी हो रही है। कितना अच्छा संविधान होने के बाद भी अगर हमें इस तरह के फतवे जारी करने पड़े हों या इस तरह का काम करना हो तो बड़ा अच्छी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुफिया तंत्र को मजबूत करके इस टाइप की एक्टिविटीज में जो संलिप्त हो उनके साथ कड़ी कार्रवाई करें कि अगला कोई इस टाइप का काम करने का हिम्मत ना कर सके। लेकिन पवन पटेल जी, ये मामला अगर चलिए उत्तराखंड का होता तो मैं कह देता कि बीजेपी सरकार में हो रहा है, ठीक है, बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं 2 मिनट के लिए। लेकिन आपके हिमाचल में भी वही हालात है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। पहले नेम प्लेट का एक विवाद आता है, फिर संजोली मस्जिद का विवाद आता है, फिर अभी आज एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें जो है एक 2-3-4 लड़के मिलके एक मुस्लिम फेरी वाले को मार रहे हैं। तो ये तो सारी सब जगह घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अगर मान लीजिए कि उत्तराखंड का खुफिया तंत्र फेल हुआ तो हिमाचल का फिर क्या कहेंगे आप? वहाँ तो आपकी सरकार है। नहीं, मैंने आपसे पहले, आप अगर मेरा रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने बोला है कि कुछ चीजें ऐसी होती कि हमें सरकार पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए। हम तो खुला कहते हैं कि अगर वहां पे भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, हमें उस चीज का पहले तो पूरी चीजों को अच्छी तरह से पता करना होगा। सही। इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने, वहां आप हिमाचल की बात कर, हिमाचल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और मैं तो खुला कहता हूं कि अगर कहीं भी कोई भी सरकार अगर गलत करती है, वहां वो सरकार, हम तो हमारी सरकार का देखिए, दोनों सरकारों का आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस का। कांग्रेस किस विचारधारा की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलने वाली कांग्रेस पार्टी और तानाशाही के संविधान से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इनके अनेकों उदाहरण इन्होंने अभी तक पेश कर चुके हैं। तो हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा इस टाइप का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, और अगर किया भी जा रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ फुल प्रूफ उनको जब एविडेंस मिले, क्योंकि हम लोग के यहाँ इस टाइप का काम नहीं होते। हम लोग के यहाँ चुनाव जीतने के लिए खरीद फरोख्त नहीं की जाती है। हम लोग के यहाँ चुनाव जीतने के लिए धर्म का आड़ नहीं लिया जा सकता है। हमारे यहाँ चुनाव जीतने के लिए इतने बड़े झूठ नहीं बोले जा सकते हैं। हम चुनाव में जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करने में 1 महीने की जगह 1.5 महीने जरूर लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन हम तानाशाही के हिसाब से इस देश को नहीं चलाना चाहते। हम इतना झूठ बोल करके सत्ता में बने रहना नहीं चाहते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे हम विश्वास करते हैं और उसी के हिसाब से हमारी काम करते हैं। देवेंद्र जी, मैं फिर रजा हुसैन रिजवी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूं। जी। पहली तो इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने गलत बात कही है। वो गलत बात ये है कि ये सरकार का फतवा नहीं है, ये एक व्यापारी संगठन ने किया, और हम कह रहे हैं किसी को ऐसा फतवा जारी करने का अधिकार नहीं, फरमान जो भी है, जो फतवा सब प्रयोग कर रहे थे, जो भी है। नहीं, मैंने कहा कि अगर यही काम कोई मुसलमान करता तो उसमें फतवा लफ्ज जोड़ दिया जाता है। मेरी बात सुन लीजिए ना। जी, मैं आपको सुन लीजिए। मेरा कहना ये है कि पहली बात तो सरकार को ये ना कहा जाए कि वो इस प्रकार का आदेश दे रही है। सरकार तो बाकायदा उनकी सुरक्षा की चिंता कर रही है। उत्तरकाशी पूरा बसाए गए, देहरादून में 250 हिंदुओं पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया, जिन लोगों ने मॉब बना करके एक हंगामा किया था, वो जो पलटे बाजार कांड हुआ था।
तो उसमें सरकार की भूमिका बहुत सीधी और साफ है। और जो बाबा साहब की बात हमारे मित्र कर रहे हैं, यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब का सबसे अधिक अपमान किया। उनको जितने तक नहीं देना चाहते थे ये लोग, अब उस इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस के बहुत सी बातें खुल जाएंगी। वो तो कह रहे हैं कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलते हैं, आप जो है तानाशाही की सरकार है। क्या होता है उनके संविधान में सबसे अधिक अगर राज्य सरकारें गिराई गई तो किसने गिराई? कांग्रेस ने गिराई। इसी प्रकार से मुस्लिम समाज का अगर इन्होंने शोषण किया है तो इन्होंने किया है पूरे 60 साल तक, लेकिन वो बहस लंबी हो जाएगी। आज का जो मुद्दा है मुझसे बहक जाएगी। ठीक है, मैं रजा हुसैन रिजवी, पवन जी आपके पास आऊंगा मैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। मैं इतने रजा हुसैन रिजवी साहब से ले लेता हूँ। रजा हुसैन, अब अक्सर अब ना एक बातें कही जाने लगी हैं और वो कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं इस तरह के मुद्दे आते हैं, और क्या ये वाकई एक पूरे देश में नैरेटिव सेट करने की तैयारी है इस तरह के मामले करके, इस तरह के वो करके? क्योंकि ऐसा लग रहा है, अभी मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था इस मुद्दे पर तैयारी करते हुए, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि झारखंड में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव है, तो महाराष्ट्र और झारखंड में जो है ये अब जो है एक बहस चल पड़ी है कि योगी जी बड़े हिंदुओं के पुरोधा हैं या पुष्कर सिंह धामी है। तो इस तरह के भी लोग कमेंट कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि वाकई चुनाव की वजह से इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है या ऐसे लोगों पर वाकई सख्त कार्रवाई की जरूरत है? देखिए मोनी जी, ऐसा है कि चुनाव तो हर वक्त रहते हैं और समाज में हर वक्त जो है कुछ न कुछ क्राइम भी होते रहते हैं, कुछ न कुछ मारपीट भी होती रहती है, कुछ न कुछ धरना प्रदर्शन होता रहता है। लेकिन अब इसको, इस बात को फौरन ये समझ लेना कि साहब चुनाव आ रहा है इसलिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वाकयात तो होते ही रहते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। लेकिन अब जाहिर सी बात है, पार्टियां हैं तो पार्टियों को राजनीति में जाना है। हर पार्टी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सत्ता पक्ष की, जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से गुड़ा भाग लगाती है कि हम सत्ता में आ जाएं और सत्ता में हम कैसे बने रहें, उसके लिए हमेशा वो गुड़ा भाग करती हैं। अब आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का तो साफ साफ नारा है कि साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से जो हटा, उसके बाद यही तो बात कही गई कि साहब जम्मू कश्मीर में जो और स्टेट के लोग हैं वो आकर के वहाँ जमीन भी खरीद सकते हैं, वहाँ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो जाहिर सी बात है वहाँ बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, चाहे अडानी हो चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो जा रहे हैं वहाँ जमीन लेके, कोशिश कर रहे हैं कि अपना व्यवसाय करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी मुसलमानों ने अच्छी खासी जमीन खरीद के वहाँ पर रहने की कोशिश की और रह रहे हैं वहाँ। तो कहीं ना कहीं अब व्यापार मंडल एक कोई प्रस्ताव पारित कर दे और उस प्रस्ताव पे लगता है कि जस्ट लगे गवर्नमेंट आर्डर। अरे भाई, कोई गवर्नमेंट जियो नहीं है, कोई सरकारी आदेश नहीं है। हाँ। अब अगर ऐसे कोई जो है वो संगठन जो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना एक प्रस्ताव पारित करे कि साहब यहाँ से फलाना लोग निकल जाओ इतने तारीख तक, जो है अगर नहीं निकले तो ये होगा वो होगा, तो ये ठीक नहीं है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उस क्राइम की सजा उसको मिलनी चाहिए। सही है। अगर उस क्षेत्र में कोई इलीगल लोग रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन करा लीजिए, सत्यापन करा लीजिए। नहीं, उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में मेरा, देहरादून में मेरा खुद घर है और मैं 3 साल मैंने देहरादून से ही पढ़ाई की है। मैंने वहाँ माहौल देखा है कि आप रह ही नहीं सकते जब तक वेरिफिकेशन ना करें। आपको जो है पहले आपका मकान मालिक आपसे खुद पूछता है कि आप जो है पहले अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं थाने में जमा करके आऊंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना देवेंद्र बासिन साहब आप? क्योंकि एक कानून सरकार का ये है कि किराएदार की जानकारी दीजिए, चाहे कोई हो, एग्जैक्टली कि अपराधी तत्व ना आ जाए। तो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि अपराधियों ने जाकर के किराए पे मकान लिया और फिर गलत चीजों में वो इन्वॉल्व रहे और भाग गए। तो अगर वेरिफिकेशन होगा तो पुलिस को आसानी होगी कि उनको पकड़ सके। बिल्कुल, इसलिए किया गया और वो हर एक के लिए है। वो हर एक के लिए, बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूँ कि हर एक के लिए है। तो अगर मान लीजिए कोई तत्व आता है, अब इसको धर्म से जोड़ना कैसा है रजा हुसैन रिजवी साहब? क्रिमिनल माइंड के जो लोग होते हैं वो हर धर्म में है, लेकिन एक धर्म का बहिष्कार कर देना ये कितना सही है? देखिए, जो अपराधी है वो अपराधी है, वो किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं कि ये अपराधी को अपराधी की निगाह से देखेंगे। सही है। और अगर उस निगाह से नहीं देखेंगे तो दिक्कत होती है समाज के अंदर। अपराध कोई भी किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति कर सकता है और उसको जब सजा होती है तो वो एक्ट के हिसाब से होती है, वो कानून के हिसाब से होती है। कानून कि ये सिख है कि ये पंजाबी है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये ईसाई है, क्या है, उसमें कहीं ये लैंग्वेज नहीं होती कि साहब मुसलमान को इतनी सजा होगी
ईसाई को इतनी सजा होगी और हिंदू को इतनी सजा होगी। कानून हर इंसान को इंसान की निगाह से देखता है। लेकिन क्या इस तरह के संगठन जो आते हैं, एकदम से निकल के आते हैं और वो बहिष्कार कर देते हैं, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है रजा हुसैन रिजवी साहब? भाई अगर वो कर रहे हैं, अगर वो मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि साहब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मांग तो कोई भी व्यापार मंडल कर सकता है, हिंदू संगठन कर सकता है, मुसलमान संगठन कर सकता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उनके कहने पे नहीं हो सकता। जब तक गवर्नमेंट इसमें जो है आदेश नहीं करेगा, जब तक सरकार इसमें नहीं कहेगी, तब तक जो है ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। उनके कहने से ठीक है, उनके प्रस्ताव आए, उनके प्रस्ताव देखे जाएंगे, उनके प्रस्ताव उपयोगी हैं कि नहीं उपयोगी है कि अनुपयोगी है। अब वाकया एक हुआ, जाहिर सी बात है वो वाकया बहुत बुरा था, उस व्यक्ति को पकड़ा भी गया, वो व्यक्ति जेल भी गया, लेकिन व्यापारियों ने, हिंदू संगठनों ने वहां जो है देवाल और ग्वालतम तिराहे पर जो एकत्र हुए और वो आरोपी युवक पकड़ा भी गया, वो गिरफ्तार भी हुआ। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन ये वाकया हुआ तो वाकये की सब भर्त्सना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर कह देना कि साहब ऐसा है कि 31 दिसंबर तक जो है वो लोग खाली कर दें, 10 सालों से लोग रह रहे हैं, तो क्या LIU, इंटेलिजेंस या नगर निगम या नगर पालिका या बिजली जो दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये चेक नहीं करते हैं कि कौन आदमी कहाँ से आ गया है, सही है, कहाँ का रहने वाला है, ये चोर है कि डकैत है, ये क्रिमिनल है। अरे आदमी के चेहरे से लग जाता है भाई कि आदमी कैसा है, ये नंबर 2 का आदमी। बिल्कुल पवन पटेल जी, जैसे रजा हुसैन रिजवी साहब कह रहे हैं, देखिए बहुत सारे परिवार वहां पर ऐसे हैं, 15 परिवार अभी फिलहाल जो उस कस्बे में रह रहे हैं, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा से वहां पे रह रहे हैं, यानी कि 10 साल से खुद एक दूसरे से कारोबार कर रहे हैं, खुद हिंदू मुसलमान एक दूसरे से रिश्ता रख रहे हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि किसी और की सजा किसी और को मिले? नहीं, यही निवेदन तो मैंने पहले भी किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी से किसी से बताओ, हम बड़े मन से बात करो कि भाई सबको मिलकर करना चाहिए कोई चीज, तो उसको दूसरे उसमें ले जाते हैं। अब हम ये कहते हैं कि हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि बाबा साहब संविधान का ये मान नहीं करते हैं। आप एक एग्जाम्पल बताइए, जब दिल्ली की सड़कों पर तीनों काले कानून के लिए लोग बैठे हुए थे, 750 किसान शहीद हो गए, तो कहाँ चला गया था कानून, कहाँ चला गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान? क्यों आप उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहे थे? और उसके बाद जब लगा आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट जाएगा तो तीनों काले कानून वापस ले लिए। अरे भैया, संविधान में हक है ना कि तीनों काले कानून जब लाए तब आपने बहस नहीं कराई किसी से, और जब तीनों काले कानून खत्म किए तब भी बहस नहीं कराई आपने किसी से। सैकड़ों सांसद के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। ये कौन सा संविधान है? ये तानाशाही का संविधान नहीं है, बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं तानाशाही के संविधान से आज तक के इतिहास में बता दीजिए कि 100-150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अगर वो मणिपुर की बात करेंगे कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाए, तो उनको निलंबित कर दोगे। वो पूछेंगे किसानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, तो उनको निलंबित कर दोगे आप। ये तानाशाही का संविधान है जो दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का है। भ्रष्टाचार अजीत पवार का 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला कुछ और, लेकिन वॉशिंग मशीन पवन जी मामले को भटकाते नहीं है, डिबेट फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है। इस संदर्भ में मैंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहिए, ये हमारा बोलने के पीछे लॉजिक था। और मैं अभी भी कायम हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि किसी को धर्म के हिसाब से मापे या किसी समाज के हिसाब से मापे। सबके लिए कानून बराबर है। कोई गुनाह करे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समाज का हो, गुनाह की सजा एक होनी चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है देवेंद्र बासिन साहब, मैं पिछले कुछ वक्त में हुए जो मामले हैं उनको गिनाना चाहता हूं। जैसे बीते सितंबर की बात है, नंदघाट में मुस्लिम दुकानों के खिलाफ हिंसा की गई। एक गोपेश्वर शहर में, चमोली के ही गोपेश्वर शहर में जुलूस निकाला गया था, तब जो है 10 परिवारों को मौत की धमकियां दी गई थी, उन्हें भागने के मजबूर होना पड़ा, वो आ गए। अलग ये सितंबर में रुद्रप्रयाग में ऐसे ही हुआ। कई गांव में बाहर साइन बोर्ड लगा दिए गए कि मुस्लिमों का प्रवेश जो है यहाँ पे बैन है। इस तरह के रुद्रप्रयाग में देखने को मिले। धारचूला में इस तरह के मामले मिले कि धारचूला शहर में व्यापारियों ने एक संगठन के 51 दुकानों के जो पंजीयन थे उनको रद्द कर दिया गया था, और ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो मुस्लिमों द्वारा चलाई जा रही थी। उत्तरकाशी का आपने खुद ही ने जिक्र किया, वहाँ पे सरकार ने भी और प्रशासन ने भी अच्छा काम किया, उन लोगों को वापस बुलाया गया। लेकिन एक लगातार इस तरह के विवाद एक सेम प्लानिंग के साथ, सेम तरीके के साथ में किए जा रहे हैं। सरकार को अब इन पे वाकई और कानून बनाने की जरूरत नहीं है, सख्ती से कानून बनाने की जरूरत है। देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के मित्र को साफ कर दूं, वो जो बार बार सरकार का नाम ले रहे हैं,
वो फिर भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं। ये मसला सरकार का तो है ही नहीं, वो फिर सरकार क्यों ले जाते हैं। तो ये कांग्रेस के हमारे मित्र जो है या तो अपना सुधार कर लें, क्योंकि वो गलत बयानी इतने बड़े चैनल पर ना करें, एक बात। और दूसरी बात, बाबा साहब की बात तो मैं इसलिए नहीं छेड़ना चाहता कि बाबा साहब के साथ जो इन्होंने किया और संविधान की जितनी धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई हैं वो सारा देश जानता है, लेकिन लंबी बहस हो जाएगी। मैं मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि बहस जिस मुद्दे पर हम उस पर बात करनी चाहिए। सही। जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। हाँ। और आपने देखा कि इन सभी मामलों में सरकार का जो स्टैंड था वो बिल्कुल साफ था कि हर एक के संग समानता का व्यवहार हुआ, जो गलत था उसके संग कार्रवाई भी हुई। और जैसा कभी बताया हमारे मित्र ने, अपराधी को पकड़ा भी गया, आरोपी को, और जेल भी डाला गया। ऐसे और भी जगह हो रहा है। ऐसे देहरादून के अंदर भी गिरफ्तारियां हुई थी, हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई थी 250 लोगों के खिलाफ। अभी हाल में 1 महीना भर पहले ही जो है मुकदमा दर्ज किया गया। तो सरकार का स्टैंड बहुत साफ है कि वो कानून के हिसाब से चल रही है, एक बात। दूसरी बात जो मैं एक बहुत निवेदन विनम्रता से कर रहा हूँ, वो मैं ये कह रहा हूँ कि दो समाजों के बीच में विश्वास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ। और मैंने कुछ घटनाएं आपके सामने रखी कि देवभूमि में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो उसके देवत्व पर एक छींटा डालती है। तो निश्चित तौर पर कभी कभी प्रतिक्रिया भी होती है, तो उन घटनाओं के बारे रोकना पड़ेगा। अब का सरकार से तो एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, लेकिन अगर ये सामान्य जानकारी आती रहेंगी कि वहां भी थूक डाल रहे हैं, वहां कब्जा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे में मेरा कहना यह है कि आप सहमत हो या ना हो, हाँ। उस समाज के जो बड़े लोग हैं उनको भी सामने आना चाहिए और कहना चाहिए नहीं गलत है। हो क्या रहा है कि अभी समाज के जो लोग हैं वो उस बात को कहीं भी उसके निंदा नहीं करते, उसके बारे में कभी खिलाफ खड़े नहीं होते। देवेंद्र जी, जो भी कारण होगा, जैसे तो मेरा कहना है कि हाँ। परस्पर विश्वास के लिए चाहे हिंदू नेता हो, चाहे मुसलमान नेता हो, इन सबके जो बड़े लोग हैं उनको सामने आना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। इससे विश्वास जो बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उस विश्वास को हम अविश्वास को दूर कर सकेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू है देवेंद्र जी, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक मामला आजकल क्या हो गया है कि किसी भी काम हो, कुछ भी मामला हो, यहाँ पे आजकल कुछ भी केस हो जाए, सबसे पहले एक दोष मढ़ दिया जाता है मुसलमानों पर, उसके बाद जब उसकी तह तक जाते हैं मामला दूसरा निकलता है। इसके लिए 2-3-4 एग्जाम्पल मैं भी आपको देना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। पहला कोरोना का केस आया, कोरोना के केस में सबसे पहले जो है मुसलमानों पे आरोप मढ़ दिए गए, फिर बाद में जो है चीज़ें हुई, कोर्ट ने भी इस मामले को गलत माना और चीज़ें बेहतर हुई। दूसरा, अभी गाजियाबाद में, नोएडा में इस तरह का मामला आपने देखा कि एक मेड जो है वो पेशाब करके लोगों को खाना खिलाती थी और जो है आटे में और सारी चीज़ों में पेशाब करती थी। अब अगर मान लीजिए इसे भी हम धर्म से जोड़कर देखने लगें तो ये कितना सही है। एक मामले अक्सर ऐसे होते हैं कि हमने देखा कि मंदिर में जो है गोश्त जो है फेंक दिया जाता है। कई मामलों में ऐसा हुआ कि बिना वजह वहाँ पे माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया। बाद में सीसीटीवी देखा गया, पता चला कि वो तो जानवर लाया था और जानवर ने लाके फेंक दिया, किसी कुत्ते ने या इस तरह के उसने, और फिर चीज़ें जो हैं तब तक बिगड़ जाती हैं और तब तक एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। इस तरह के नैरेटिव सेट होने से भी तो हमें रोकना पड़ेगा, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना देवेंद्र जी। देखिए, आपने जो बात कही है मैं उसको थोड़ा और सहमति भी दिखाऊंगा और कुछ बात अपनी जोड़ना चाहूंगा। ठीक है। तो पहले आपने बात की कि नैरेटिव बनाया जाता है, निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें होती हैं और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो सोशल मीडिया में आजकल सभी लोग पत्रकार हो गए हैं, हाँ। तो सोशल मीडिया का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो माहौल बिगाड़ने में उसकी भूमिका रहती है, क्योंकि जो गलत तत्व हैं, हाँ। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस प्रकार के सोशल मीडिया को यूज करके अपने अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड में कार्रवाई होती है इन मामलों पर। दूसरी बात जो अभी आपने बात करी उसकी गाजियाबाद के मूत्र मिलाने की, तो महिला हिंदू थी और चैनल ने दिखाया कि वो महिला हिंदू है, हाँ। तो अपने पे बात साफ हो गई। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह के कोई भी कांड कर रहा है, चाहे वो हिंदू महिला कर रही हो या मुसलमान कोई थूक रहा हो, तो लेकिन अगर उस पर्टिकुलर बंदे को अगर वो ये कह दिया जाता है कि सारे हिंदू जो हैं वो पेशाब मिला के खाने में खिलाते हैं, कितना गलत होगा। एक गलत नैरेटिव नहीं जाना चाहिए, मैं उस बात को कह रहा हूं। मैं उसके आगे आ रहा हूं। तो थूक की बात आपने करी है, उत्तराखंड के बाकायदा वीडियो है इसके, बाकायदा वीडियो है, तभी सरकार को 2 आदेश करने पड़े हैं। पहला आदेश ये कर रखा है कि अगर जो खाना प्रदूषित करेगा, चाहे उसमें थूक डाले चाहे कुछ भी करे, उसके खिलाफ 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना किया है। बहुत अच्छी बात है। ये कहा गया है कि हाँ, अभी हुआ कुछ दिन पहले, जी, और ये भी कहा गया है कि साथ ही में जो हलाल और झटका, इस पर दुकानदार या जो भी है वो लिखें कि क्या बेच रहा है। ये हिंदू के लिए लागू है, मुसलमान के लिए भी लागू है। तो ये इसलिए कि किसी प्रकार से कोई गलतफहमी ना हो, कल कोई हल्ला कर देगा सा वो मुस्लिम समाज के उससे जो है वो जो है दूसरा मांस बेचा जा रहा है, जिससे कि दिक्कतें ना हो, आपस में कोई
दिक्कत ना आए, गलतफहमी पैदा ना हो, इसीलिए जो तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की ये 2 कदम उठाए गए। रजा हुसैन रिजवी साहब, देखिए ये नैरेटिव की बात मैं पूछ रहा था और देवेंद्र जी से, देवेंद्र जी ने उस पर भी जवाब दिया। बाकी अब जो है देवेंद्र जी की अगर बात को आगे बढ़ाया जाए, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने चीज़ों को बदल दिया है और सोशल मीडिया ने एक ट्रेंड चल जाता है, नैरेटिव सेट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमेशा एक कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये क्या नैरेटिव पे, इस तरह के मामलों पर बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत नहीं है? इसमें जो है एसडीएम वहाँ के जो अबरार अहमद है, उन्होंने बताया कि डीएम ने जो है तहसीलदार के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि अबरार साहब जो एसडीएम है कि जब डीएम साहब ने जो है वो तहसीलदार के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है, तो कमेटी ऑलरेडी जो है गठित हो गई है और उसमें जो काम होना है वो होगा। लेकिन धामी जी को एक कहना, धामी जी अभी यहाँ आए भी थे अभी लोकसभा के चुनाव में, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि कुछ जो है वो बिरादरी के लोग कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब वो मतलब जो है वो कब्जे कर रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे कि यार हमारे यहाँ नहीं, अब उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है और देवेंद्र जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने कहा कि अब जो है इन मामलों में उसकी ज़रूरत है कि जिन लोगों की ज़्यादा प्रॉपर्टी है, किस तरीके से वो खरीदी गई, किस कानून के तहत वो खरीदी गई, इस पर हम लाएंगे, एक बिल लाएंगे, ये कहा था। पवन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ठीक है, ये नैरेटिव को लेकर एक बात चल रही थी और अभी जो है मान लीजिए कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ ये नैरेटिव गलत है। हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि चीज़ों को वाकई अगर एक नज़रिए से देखा जाता है, बात सबका साथ सबका विकास की अगर होती है, तो फिर जो है इस तरह के मामले जब होते हैं तो उसको पे सरकार जो है फ़ौरन रोक क्यों नहीं लगाती? अगर मान लीजिए मैं एक बात ऐसी कहना चाहता हूँ कि धामी जी आके कह देते कि भाई नहीं, इस तरह का कुछ भी मामला नहीं होगा, प्रशासन ने कार्रवाई की, नो डाउट, और बिना सरकार के आदेश के प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर सकता, ये भी सही है। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार इसमें एक स्टेप लेती कि नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा, मामला वहीं का वहीं दब जाता, ना जो सोशल मीडिया पे हो हल्ला हो रहा है वो होता। क्यों? वाकई इस पे सख्त कार्रवाई की अभी भी जरूरत है इस पे, और ऐसे लोगों पे बाकायदा वो धमकी दे रहे हैं कि भाई हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। कैसे एक संगठन जो है वो कानूनी कार्रवाई कर देगा? एक चीज तो सबसे हमको समझना पड़ेगा कि इस टाइप की कोई भी घटनाएं होंगी, कुछ भी एक्टिविटीज होगी, सरकार जिसकी है जवाबदेही हमेशा उसकी रहती है। प्रश्न जवाब उसके हिसाब से पूछा जाता है, क्योंकि प्रशासन जो सब सिस्टम बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति इसमें जो लोकतंत्र है उसमें एक व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं होता है। प्रशासन होगा, कुछ भी होगा, बिना सरकार के परमिशन के इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं होती है। तो ये मैं भी मानता हूं कि बड़े मन से उनको आके कह देना चाहिए। हो सकता है उनका इंटेंशन ना रहा हो सकता है कि नीचे के लोगों ने इस टाइप का फतवा जारी कर दिया, जो भी लेटर पत्र जारी किया। तो मेरा तो मतलब इतना है कि अगर इसमें सरकार को खुद अपनी तरफ से एक सफाई दे देनी चाहिए कि ऐसे इस टाइप की एक्टिविटीज किसी इंडिविजुअल को हम ऐसा पावर नहीं देते, और जिस टाइप की जांच होगा, जो जांच में दोषी पाया जाएगा, कि जो इस टाइप का सस्पिशियस होगा, उस सस्पिशियस को अपन अंदर बंद करके, उसको रोक करके, उसको ऐसा नोटिस दे करके हम जांच कराएं तो समझ में आता है। तो मेरा तो मानना इतना है कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, कोई भी धर्म के साथ इस टाइप का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और सरकार की जवाबदेही होती है, जो सरकार का मुखिया होता है उसकी जवाबदेही होती है कि वो इस टाइप की चीजों में लगाम कायम करे, और बजाय इसके कि हम किसी एक को दोषी दे करके अपने खुफिया तंत्र को, अपने प्रशासन तंत्र को इतना मजबूत करना चाहिए कि एक घटना घट गई तो घट गई, दूसरा घटना उसको ना घट पाए। उसके कई सारे पैरामीटर्स हैं। बजाय इसके कि हम इस टाइप का अगर कोई पत्र जारी करता है उसको हम सपोर्ट करने के बजाय हमें ऐसा करना चाहिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे वहां बैठती, यहाँ भी सभी दलों के लोग, सभी धर्म के लोगों को बैठा करके एक ज्वाइंट एक ऐसा मिशन कायम करिए कि भाई इस टाइप की घटनाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकार किसी चीज का हल नहीं निकाल पाती, लेकिन जो सामाजिक संगठन है, जो इस टाइप के ताने वाने में जो बुने हुए लोग होते हैं, वो भावनात्मक तौर से काफी आपस में जुड़े हुए होते हैं। उस भावना की कदर करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए, नियम और कानून के हिसाब से उन सब की अगर राय ले लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई एक रास्ता निकल जाएगा, जिस रास्ते पे चलने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। देवेंद्र जी, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। नो डाउट के सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, नो डाउट के प्रशासन वहां पे कह रहा है कि हम जो है सुरक्षा के लिए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर सपोज वहां पर 31 दिसंबर के बाद कुछ भी होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि मान लीजिए अगर मुसलमान नहीं भी गए और वहां पर उन्होंने जो व्यापारी संगठन है उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि ना तो इनकी दुकानों से कुछ लिया जाएगा, ना इनको सामान दिया जाएगा, तो फिर उन लोगों के लिए क्या रास्ता बच जाएगा?
पहली बात तो ये है कि सरकार का तो स्पष्ट दृष्टिकोण है, किस प्रकार की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता। और अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो उनकी बात तो ठीक है कि समाज के लोगों को मिलकर के इसका समाधान निकालना चाहिए, लेकिन जो ये पत्र जारी हुआ व्यापार मंडल की ओर से, इसको सरकार का सपोर्ट नहीं है। अगर सरकार का सपोर्ट होता तो पुलिस का वो फ्लैग मार्च ना होता, पुलिस के अधिकारी लोगों को जो है कोई आश्वासन ना दे रहे होते। तो ये काम पुलिस ने किया है, तो निश्चित तौर पर सरकार की जो भूमिका है वो हमारे सामने स्पष्ट है। यहाँ तक सवाल है कि बाद में बहिष्कार करने का, तो देखिए ऐसा है कि ये भी स्वीकार्य नहीं है। हमें किसी समाज को अलग थलग नहीं करना है। हम एक देश के नागरिक हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और हमारा भाईचारा अपना पुराना है, तो उसको तो हमको मान के ही चलना होगा। और हम तात्कालिक विषयों को लेकर के हमेशा की गहरी खाई खोद दें, ये अपने आप में ठीक नहीं है। हाँ, जो गलत तत्व हैं तो उसमें दोनों समाज के लोगों को आकर के अपने गलत लोगों को रोकना चाहिए, उनकी भर्त्सना करनी चाहिए और उनको अलग थलग डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक विश्वास पैदा होगा और आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, ऐसा मेरा सोच। ठीक है, रज़ा हुसैन रिजवी साहब, हमने देखा है, मैंने भी देखा है और मुझे उम्मीद है क्योंकि आप उम्र में एक सीनियर हैं, आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे जब हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे जब रावण के पुतले बनाए जाते हैं वो मुस्लिम कारीगर बनाते हैं और हमारे हिंदू भाई उनको जो है जलाते हैं। और ऐसा देखा है हमने कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हमारे खुद हिंदू भाई आगे आते हैं और वो उस रूट को साफ करते हैं, झाड़ियाँ हटाते हैं जहाँ पर जो है ये मुहर्रम का जिस जगह से जुलूस निकलना है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, एक साथ खाना पीना है, बहुत सारे मसले हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ना है, इस तरह के मामले हैं, फिर ये अचानक से नफरत कहाँ से पैदा हो जाती है? कि हिंदू मुसलमान ये एक साथ ऐसा जुड़े हुए हैं, हाँ, इस देश के अंदर, हाँ, हर हिंदू और मुसलमान से जुड़ा हुआ है। भाई दाढ़ी बनवाना है तो देखना है मुसलमान के यहाँ, सब्जी खरीदना है तो मुसलमान के यहाँ जाना है, क्योंकि जो छोटे छोटे काम हैं वो काम ज्यादातर मुसलमान करते हैं, जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं है। अब दाढ़ी बनाने वाले में जीएसटी लगता ही नहीं, जो सब्जी बेचने वाले में जीएसटी लगता ही नहीं। तो आप समझिए कि जो सरकार जीएसटी लगा रही है तो मुसलमान उसमें नहीं। लेकिन कांग्रेस ने जो सच्चर कमेटी बनाई और सच्चर कमेटी बना के बाद एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद बताया कि साहब मुसलमानों की स्थिति जो है हमारे दलित भाइयों से भी नीचे है जी। लेकिन खाली मैं ये कहता हूँ कांग्रेस को सच्चर कमेटी बना करके खाली रिपोर्ट मंगवा करके मुसलमानों को बेइज्जत करना था कि मुसलमानों को कहीं मदद करनी थी। अगर मदद करनी है तब तो ठीक है भाई, बहुत वेल एंड गुड, लेकिन खाली बता देना कि साहब बड़ी स्थिति खराब है और बहुत खराब है, ये लोग बड़े मतलब इन लोगों को नौकरी मिल पा रही है, ना व्यवसाय में आगे ना किसी में आगे। सरकार कांग्रेस की थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पे मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए था। मुसलमान अब इस समय मुसलमान पढ़ाई की तरफ जा रहा है। आप समझिए यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही आप समझिए मैंने देखा है कि कई परसेंटेज आईएएस के आईपीएस के जो है ज्यादा से ज्यादा जो मैंने बढ़ती नफरत को लेकर ये सवाल पूछा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। जी क्या कह रहे हैं? मैंने बढ़ती नफरत को लेकर सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि भाई एक स्कूल में हम साथ पढ़ेंगे, सारी चीजें हम साथ साथ करेंगे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, एक दूसरे पे मरने पे उतारू हो जाते हैं और बहिष्कार पे उतारू हो जाते हैं। देखिए इस नफरत को दूर करने के लिए जो समाज में पहले धार्मिक प्रवचन होते थे, चाहे वो हिंदू समाज की तरफ से हो चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से, सही है, ये धार्मिक प्रवचन होने की बहुत सख्त जरूरत है। और ये जब प्रवचन होंगे तो इसमें बताया जाएगा कि साहब जो है वो बच्चों के साथ किस तरीके से सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, बड़ों की इज्जत करो। ये सब चीजें जब छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि आदमी सुधरेगा। और जितने भी समुदाय के लोग हैं उनको अपनी किताबें, चाहे वो रामायण हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे मुसलमान का कुरान शरीफ हो, इसको मानेदार पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये सब किताबें जो हैं वो कहती हैं, कुरान शरीफ कहता है लक़द खलक़ल इंसाना, अल्लाह कहता है कि हमने इंसान को पैदा किया। कहीं नहीं कहता कुरान शरीफ में एक लफ्ज ये नहीं है लक़द खलक़ल हिंदू, लक़द खलक़ल ईसाई, लक़द खलक़ल ठाकुर, लक़द खलक़ल सिख, लक़द खलक़ल इंसाना, हमने इंसान को पैदा किया। सही है। तो हमारा किताब तो ये कह रहा है कि इंसान को पैदा किया है।
इसलिए इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए, इंसान को शैतानियत नहीं दिखानी चाहिए। शैतान का अमल जो है इंसान को ठीक जो है दोज़ख की तरफ लेके जाता है, और इंसान अगर इंसानियत पेश करता है तो उसका अमल उसको जन्नत की तरफ लेके जाता है। अब इंसान को जन्नत की तरफ जाना है कि इंसान को दोज़ख की तरफ जाना है, वो उसको तय करना। चलिए पवन जी, मैंने यही सवाल देवेंद्र जी से पूछा था, यही सवाल मैं आपसे दोबारा दोहराता हूं कि मान लीजिए 31 दिसंबर के बाद अगर वाकई हालात खराब होते हैं या 31 दिसंबर के बाद भी ये बहिष्कार का मामला जारी रहता है, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए वो एक डर के खौफ के साए में अगर वहां पर रहने वाले मुसलमान रहेंगे तो फिर इसमें किस तरह से उनके साथ में जो है सबका साथ सबका विकास की बात की जाएगी? देखिए, इस टाइप की एक्टिविटीज का अगर पहले से आभास है, सरकार के पास रिपोर्ट है, तो सरकार को एकदम से प्रयास करना चाहिए। सभी समाज के संगठनों की बैठक बुलानी चाहिए और जितना भी हो सके वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना चाहिए। और अभी से एक संदेश देना चाहिए कि अगर 31 के बाद कोई भी इस टाइप की घटनाएं घटेंगी तो जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर सरकार स्पष्ट रूप में ये अपना संदेश देने में कामयाब रही तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस टाइप की एक्टिविटीज कभी नहीं घटेंगी। सामने वाला अगर उस टाइप की एक्टिविटीज को अंजाम देने वाला भी होगा तो भी सरकार के रवैये से उस टाइप की एक्टिविटीज को अंजाम नहीं देगा। लेकिन इस सरकार को अपना स्पष्ट निर्णय करना चाहिए और स्पष्ट एक संदेश दे देना चाहिए कि अगर गलत कोई करेगा तो उसके साथ भी गलत होगा, न्यायिक कार्यवाही होगी और उसके कानून के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। देवेंद्र जी, वाकई कानून के हिसाब से दंड दिया जाएगा, ये वाला एक मैसेज अगर चला जाए तो शायद इस तरह की प्रवृत्ति रुक जाएगी आने वाले, क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं उत्तराखंड में 5-6 लगातार मामले हो गए हैं, तो अब तो वाकई धामी जी को आके एक बार कह देना चाहिए कि भाई अगर इस तरह के मामले होते हैं तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, अब और ज्यादा सख्त की जाएगी। देखिए, जो भी मामला हुआ है चमोली का जी, और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और लोगों को आश्वस्त किया है, ये सरकार का ही सीधा संदेश है। और निश्चित तौर पर सरकार, धामी जी बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं कि अपराधी के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी और किसी प्रकार से कोई भेदभाव का प्रश्न नहीं है, चाहे अपराधी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो धामी जी की सरकार, धामी जी स्वयं भी जो है इस मामले में बहुत अधिक सतर्क हैं और बहुत सख्त भी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी जो है क्राइम के मामले जो है तत्काल सुलझाए गए। और जहाँ तक ये समाजों की बात हम लोग कर रहे थे, तभी हमारे भाई ने जो बात कही है वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे धर्म जो है वो हमको नहीं बांटते, ये कहीं ना कहीं नीचे से कहीं गड़बड़ होती है और उसके पीछे एक कारण होता है। उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है कि अपने निजी स्वार्थ होते हैं, कुछ राजनीतिक कारणों से होता है और कुछ दुकानें धर्म के नाम पर लोग चलाते हैं, तो उनकी बातें होती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये समाज के स्तर पर काम करने की बहुत आवश्यकता है और निश्चित तौर पर हमें समाज को ये भी बताना होगा कि हमारे धर्म की दिशा क्या है। तो अभी आपने जन्नत और दोजख की बात की, इसी प्रकार से हिंदुओं में स्वर्ग नरक की बात करते हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर के अपने कर्मों का फल भुगतना ही है। हाँ। जो कर्म मैंने किए मुझे फल भुगतना ही भुगतना है। तो निश्चित तौर पर ये मैसेज भी जानने की आवश्यकता है समाज में सुधार के लिए, क्योंकि कभी कभी समाज के इतिहास हम जानते हैं, समाज में गड़बड़ियां पैदा होती हैं, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन बीच में लोग सुधारक आते हैं, तो किसी वर्ग के भी हों, वो आकर के चीजों को एक दिशा देते हैं। तो वर्तमान में कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं तो उनको ठीक करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक ट्रांजिशन पीरियड है, लेकिन ये समाधान भी इसका हो जाएगा। और मोदी जी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो आप देखिए कि जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे घर देने की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है। हिंदुओं को भी मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिल रहा है, बल्कि कुछ स्थानों पर जो है मुसलमान भाइयों की संख्या ज्यादा है, उनको अधिक मिला है। तो कोई रोक टोक नहीं किसी प्रकार की। ये दिशा हमारी साफ है और जो भी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा तो बिल्कुल ठीक है, एक संदेश तो हमने दिया ही है और आवश्यकता पड़ने पर जो आगे कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। रजा हुसैन रिजवी साहब, अभी मैं देवेंद्र बासिन साहब को सुन रहा था, एक बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। पवन पटेल जी ने भी बहुत अच्छा पैगाम, बिल्कुल शुरू से उनके जो लफ्ज़ थे वो बहुत अच्छे थे। आपकी तरफ से क्या पैगाम जाना चाहिए कि भाई देखिए वाकई अगर, क्योंकि अभी भी रह रहे हैं, आने भी वाले वक्त में भी रहना है, चाहे कितने ही हंगामे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, मुसलमान यहाँ से जाने वाला नहीं है, ना ही मुसलमान इतना पावरफुल हो जाएगा कि हिंदुओं को यहाँ से निकाल के फेंक देगा। तो ये गलत फहमियाँ दूर हो जानी चाहिए। इन चीज़ों के लिए क्या मैसेज देना आप चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का को अपना देश, अपना मुल्क समझता है। सही है, बिल्कुल सही। और इस देश में ही वो मरना और जीना चाहता है। आजादी के बाद से आप देख लीजिए मोनिस भाई कि किसी मुसलमान लीडर को मुसलमानों ने अपना रहबर, अपना नेता नहीं बनाया।
सही है। बहुत से मुसलमान मुंह उठाए, आज तक ओवैसी इतने साल से मुसलमानों के लीडर बन रहे हैं, लेकिन पूरे देश के मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से कभी मुसलमान को अपना रहबर नेता नहीं बनाया। हिंदू भाइयों को अपना रहबर, अपना नेता बनाया। वक्त वक्त पे कभी अटल बिहारी को बनाया, कभी जो है इंदिरा जी को बनाया, कभी जो है वो मोदी जी को भी परसेंटेज जो है मुसलमानों को जो है। अभी यही आप समझिए, योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं विधानसभा में मौजूद था बतौर प्रेस गैलरी में पत्रकार के हैसियत से, उन्होंने कहा कि साहब जिनकी आबादी 20% है उनको हम सरकारी योजनाओं में कम से कम जो है 30% तक हमने उन योजनाओं में उनको लाभ दिया है, जबकि आबादी 20% है। तो कहने का मकसद है जब सरकार बन जाती है तब भारतीय जनता पार्टी दो आंख वाली बात नहीं करती, उसके लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर योजनाओं में कोई नहीं कह सकता। मैं आपसे मुनीष भाई कहता हूँ, आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, कि किसी भी औरत ने कहा हो, मुसलमान औरत ने, कि उज्ज्वला योजना में हमें जो है सिलेंडर नहीं मिला। सही है। पवन जी, आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पवन जी क्या सुन पा रहे हैं? मुझे सवाल सुना मेरा आपने? जी बताएं फिर से। मैंने कहा आपकी तरफ से क्या पैगाम है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, देखिए अब वक्त आ गया है कि हमें धर्म की राजनीति को छोड़ करके पक्ष विपक्ष को दोनों को एक ही प्रतिज्ञा करनी होगी। जो सही है उसको हमें बड़े मन से सही कहना पड़ेगा और जो गलत है उसको हमको बड़े मन से गलत कहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, पवन जी और रजा हुसैन रिजवी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी तरफ से एक अच्छा पैगाम गया होगा कि नफरत नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और यही कोशिश भी है, मुंसिफ टीवी की भी यही कोशिश थी कि अगर हम चर्चा करने के लिए किसी मुद्दे पर बैठे हैं तो उसका हल निकलना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को भी इस मामले में और सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है, लोगों को भी आपस में बैठ के इन मामलों को हल निकालने की ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि जो मुसलमानों के वहाँ पर जो रह रहे हैं, खासकर चमोली में, उनके दिलों में अगर खौफ है तो उस खौफ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, आपस में समन्वय बनाने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।